अब बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। यूपीएससी का ट्रेंड काफ़ी हद तक इस बार जो है वो चेंज देखने को मिला है। पहले करंट से कोरिलेट करके हिस्ट्री के क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, बट आज के टाइम पे जो आज पेपर हुआ है यूपीएससी जीएस 1 का, अगर उसमें हिस्ट्री सेगमेंट की बात करें तो जनरली मैं काफ़ी जो जैसे मणिकांत सर है, सर का भी डिस्कशन मैंने देखा, तो सर ने भी काफ़ी कुछ चीज़ें बताई हैं। बहुत कुछ डिस्कशन मतलब बहुत कुछ पैटर्न पे भी थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिला है हम लोग को यूपीएससी के इस बार के पेपर के अंदर। और मैंने 3 क्वेश्चन के जो हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन हैं उसके मॉडल आंसर तैयार किए हैं, तो आपको आंसर दिखाता हूँ आप सभी को। तो क्वेश्चन क्या था, हड़प्पाकालीन वास्तुकला के विशेष पहलुओं पर चर्चा की। ये क्वेश्चन था, 150 वर्ड में आंसर लिखना था हम लोगों को, 10 मार्क्स का, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि हड़प्पा काल की वास्तुकला में सुव्यवस्थित संगर नियोजित प्रणाली, ग्रिड पद्धति, ये सब पता है, उन्नत जल निकासी प्रणाली थी। ऑब्वियस सी बात है वास्तुकला की इसी को हम लोग बोलेंगे। पहला टॉपिक में पॉइंट आएगा सुनियोजित नगर नियोजन, फिर सड़कें ग्रिड पद्धति पर आधारित थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सुनियोजित जल निकासी प्रणाली, जलाशयों का निर्माण किया गया था, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं अगर चाहता तो उसमें उदाहरण के तौर पर जैसे गुजरात लोथल वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर धोलावीरा, उनके भी वहाँ पर भी उसके उदाहरण में दे सकता था, ठीक है। जैसे घरों में स्नानागार की व्यवस्था थी, ठीक है, और छोटी नाली जो है वो बड़ी नालों से कनेक्ट करती थी, घरों पर गंदा पानी बहने, ठीक है। ये दुर्ग शहरों किलेबंद की गई थी। निचला शहर और दुर्ग शहर के बारे में पता होगा। फिर सावधान पद्धति में जो है वो उसकी बनावट, उसकी विलासितापूर्ण वस्तुओं का दफन वहाँ पर करना, सिलखड़ी चट नामक पत्थर, ये सारे पॉइंट्स उसमें लिखने चाहिए। पक्की ईंटों का प्रयोग जिसमें उसका अनुपात 4:2 में अनुपात में होता था, एक समान ईंटों का उपयोग होता था हर क्षेत्र में। मुहरों का प्रयोग किया गया था माल के आवागमन के लिए, मुहर बनाने भी एक जो है वास्तुकला के रूप में आएगी। सुदृढ़ मिट्टी के मिरर मूर्ति जो डांसिंग गर्ल है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ था, मिट्टी के बने हल खिलौने मिले हैं। तो उपरोक्त सारे तथ्यों के आधार पर किलेबंदी, दीवारी, माला गोदाम और ग्रिड पद्धति, इन सभी को देखते हुए हड़प्पा जो है वो वासियों की वास्तुकला के प्रतिबिंबित किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन हो गया। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो हिस्ट्री का है। अकबर के धार्मिक समन्वयता के प्रमुख पहलुओं का परीक्षण कीजिए। एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है, धार्मिक समन्वयता इन द सेंस आपसे पूछ रहा है धार्मिक सहिष्णुता नीति, अकबर की धार्मिक नीति, वही वाला टॉपिक है, ठीक है। तो वही पहले तो हम लोग अपना इंट्रो बनाएंगे। अकबर मुगल कालीन समय में धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था, वह धार्मिक समन्वयता को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखता था। इसके कारण अकबर का विवाह जो हिंदू परिवार में हुआ था, राजपूत घराने में। अकबर की विवाह संबंध की नीति, विवाहिक नीति राजपूत परिवार के संबंध में, ठीक है। दूसरा, इबादत खाने की जो स्थापना करता है, इसमें अलग अलग धर्म के लोगों के बीच उसके धर्म को लेकर विवाद एवं धार्मिक चर्चा को बढ़ावा देने के लिए खुला जो वाद विवाद रखता है। सहिष्णुता एवं सद्भाव की भावना, सभी धर्मों के प्रति आदर का, सम्मान का भाव, धार्मिक करों का उन्मूलन कर देता है। मुसलमानों पर लगाए गए, गैर मुसलमानों पर जो कर लगाया था उनको हटाने की बात करता है। तीर्थ यात्रा कर जो है वो तीर्थ यात्रा के और जो ये गैर मुस्लिम उन पे जो कर लगे थे उनको समाप्त करने की बात करता है। अकबर द्वारा दीन इलाही की शुरुआत करता है। इसमें 1882 के एक नया धर्म की शुरुआत, ईश्वर धर्म बोला गया है। इस धर्म में हिंदू, इस्लाम सभी धर्म के मूल विचारों को शामिल किया जाता था। सुलह ए कुल की नीति अपनाया, अकबर द्वारा सभी के लिए शांति की नीति अपनाया गया। सुलह ए कुल वाला है, सभी धर्मों के प्रति आदर, सद्भाव और सौहार्दपूर्ण उदार दृष्टिकोण। अकबर द्वारा शासन में धार्मिक विघटनता को अंत कर दिया गया था, उसके काल में तक बढ़ावा दिया गया। अकबर के धार्मिक समन्वयता का मुख्य उद्देश्य था जो मुगल साम्राज्य, संस्कृति और धार्मिक एकजुटता को बढ़ावा दे। फिर तीसरा क्वेश्चन, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, वो ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ठीक है हम लोग कर लेंगे, लेकिन जो जीएस जो जनरली स्टडीज़ में पढ़ते हैं स्टूडेंट, उनके थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिए गए थे। मूर्तिकारों ने चंदेल कला रूपों को जीवन की व्यापकता और लचकदार ओज से भर दिया, ये कोटेशन दे रखा है, उसको बोलना स्पष्ट कीजिए। तो जो काल उठाए गए चंदेल काल, नहीं उसमें मूर्ति कला के बारे में। चंदेल वंशावली में मूर्तिकारों द्वारा अपनी कला में विभिन्न पहलुओं, जीवन की व्यापकता और उस समय में समाज संस्कृति रोज़मर्रा के जीवन को दर्शाता है। तो सबसे पहले तो रोज़मर्रा की जीवन पद्धति का समाज एवं सामाजिक दृश्य, आम लोगों के जीवन के बारे में खुशहाली, संगीतकार, नर्तक, ये सब जो है वो गृहस्थी
भी उसमें शामिल थे। मूर्ति द्वारा आभूषण, पहनावा, सामाजिक रीति रिवाज का वर्णन किया गया था। प्रेम और श्रृंगार के खजुराहो का जो मंदिर है वहाँ देखने को मिलता है उनके उदाहरण के तौर पे खजुराहो का मंदिर है ना। फिर यह युद्ध एवं वरीयता के रूप में घुड़सवार एवं वीरों योद्धाओं को चित्रण किया गया जाता था, तो इसके बारे में भी वर्णन है। धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन के बारे में प्रस्तुतिकरण किया गया था मूर्तियों कला के द्वारा, कला के माध्यम से। ठीक है, उदाहरण के लिए धार्मिक मूर्तियों में भी कोई एक वास्तविक जीवंतता को दर्शाने की कोशिश की गई, क्योंकि मूर्तिकारों की कलाकृतियों के बारे में एक विशेष और अमिट छाप छोड़ता है। फिर कुल मिलाकर कंक्लूड अगर हम लोग करें इसका आंसर, तो चंदेल काल में मूर्तिकारों द्वारा जीवंतता और धार्मिक जीवन, प्रेम और श्रृंगार, आभूषण, पहनावा द्वारा जीवन के हर पहलू के रंग को मूर्ति कला द्वारा उजागर किया जाए, जिससे जीवन की व्यापकता एवं लचकदार ओज से भर दिया। तो ऊपर जो मैंने वो दिया ना निष्कर्ष, तो क्वेश्चन से रिलेटेड उसमें निष्कर्ष दे दिया मैंने। ठीक है, तो ये इतना हम लोगों का डिस्कशन था, है ना। आई होप कि अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से चीज़ों को आप जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं फिर कहीं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ों के साथ में। अगर किसी चीज़ की आपको डिमांड है किसी चीज़ की, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।